तो बच्चों आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस में से फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके पहला सेशन जो है पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ये 4 ऑप्शन है। उसके अणुओं की कुल ऊर्जा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा, उसके अणुओं के कुल वेग का और अणु के औसत गतिज ऊर्जा का। देखो किसी वस्तु का ताप का सूचक, जैसे हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके अणु में मूवमेंट बढ़ जाती है, अणु में के औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ये डिसाइड करता है कि वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। देखिए पहला सूची 1 में उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब और ऊर्जा है, और उससे मैच कराना है हमको कि किसका क्या मात्रक है। तो हमें लगता है कि उच्च वेग का मात्रक मैक होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत फेमस है, इसका यूनिट एंगस्ट्राम है, दाब का पास्कल होता है, और ऊर्जा का जूल होता है। सीधा सीधा ये सुमेलित किया गया है, तो इस हिसाब से 1 2 3 4 यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नति कोण का मान अधिकतम कहाँ होता है? देखो नति कोण का मान क्या होता है? नति कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर अधिक होता है। नति कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर अधिक होता है और उसका मान 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही होगा। अच्छा, नति कोण का मान सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखो अस्थायी चुंबक जो होते हैं ना, इस्पात से तो नहीं बनाए जा सकते हैं, तांबा और चांदी से, नरम लोहे से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, उदासीन, और पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित। देखो होता क्या है कि जब कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। ये छड़ जो है धनावेशित हो जाता है, रेशम क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि कांच के छड़ के कुछ आयन ये रेशम में चला जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? तो छड़ धनावेशित हो जाता है। छड़ क्या होगा? धनावेशित। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल, पहला ऑप्शन चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाता है। जब गर्म करेंगे तो उसके जो एटम्स हैं उसमें मूवमेंट तेज हो जाएगा, यानी उसकी चाल बढ़ जाएगी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? ध्वनि तरंग के लिए कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन पढ़िए। इसको ध्रुवित किया जा सकता है? नहीं। इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता। ये निर्वात में चल सकती है? नहीं। ध्वनि तरंग के लिए आप निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, 0 डिग्री पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये सही है, और चौथा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो इसकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी। दूसरा ऑप्शन है कम ताप की वस्तु उस वस्तु से प्रवाहित। सिंपल है, किसी वस्तु का ताप जब हम किसी वस्तु के टेम्परेचर को संपर्क में रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी वस्तु से अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित नहीं, कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। बिल्कुल सही है। जब हम कोई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर वाले को कम टेम्परेचर के पास रखेंगे तो कम ताप की तरफ वो टेम्परेचर प्रवाहित होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है बल का एसआई यूनिट क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बल का एसआई यूनिट आप लोग खुद से बताएंगे। बल का एसआई यूनिट क्या होता है?
बल का एसआई यूनिट बताइए फटाफट। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, ठीक है। एम के पद्धति में बल का यूनिट क्या होता है? कमेंट सेशन में आंसर देकर बताएं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे बंडल में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? देखो, तरंगे इस तरह से 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक अवस्रव्य तरंगे होती है, जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ये क्या होता है? अवस्रव्य तरंगे होते हैं। एक होता है श्रव्य तरंगे, श्रव्य, और एक होता है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो अवस्रव्य तरंगे की जो रेंज होती है, आवृत्ति होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसका 20 से लेके 20,000 तक होती है ना। और पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि जो होती है 20,000 से क्या होती है? अधिक होती है। तो ये जो श्रव्य होती है, जो कान से हमारी सुनाई देती है, इसको श्रव्य तरंग कहते हैं। बाकी ये दोनों तरंगों का साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 एडजस्ट से कम होती है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किरण पुंज को अत्यधिक दिशिक तो कहलाती है। जैसे लाइट रे को एकदम पॉइंटेड कर दिया जाए, एकदम एक फिक्स डायरेक्शन में हो, तो उसको क्या कहेंगे? इरेजर। इरेजर तो कोई भाषा ही नहीं है, ग्रेजर भी नहीं है, मेसर और लेसर। तो यहाँ पे लेसर होगा, लेजर, जिसको आप लेजर कहते हैं। ठीक है, तो लेजर की जो प्रकाश किरण पुंज होती है अत्यधिक दिशिक होती है। कार्य का मात्रक क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल है। ये चारों का जो मात्रक दिया है ना, सबके बारे में आपको पता है। न्यूटन अभी पढ़े हैं, बल का मात्रक होता है। वाट आप पावर का मात्रा पढ़े हैं। डाइन भी इसका मात्रा है, आपको पता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये लाइट का वेब थ्योरी न्यूटन द्वारा नहीं, हाइजेंस के द्वारा। और अगला है प्लांक का फोटॉन नियम है। प्लांक का फोटॉन नियम है। और चौथा फैराडे तो आपके इलेक्ट्रिक में चलेगा, यानी हाइजेंस का सिद्धांत को हाइजेंस नामक वैज्ञानिक के प्रकाश का तरंग सिद्धांत को दिया था, प्रमाणित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज किए थे। ठीक है। ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे जो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत गति करती है। ठीक है। और अनुदैर्घ्य क्या होती है? यह ध्वनि तरंग की दिशा में गति करती है। ठीक ना। तो ये ध्वनि तरंग की दिशा में गति करती है, इसको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो इसका ऑप्शन होगा अनुदैर्घ्य होगा। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? P+N होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है। अगला है, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कारक जो डिटेक्ट करता है, रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करता है, तो रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? ये आप लोग कमेंट सेशन में आंसर देंगे। टेलर और यंग ये रडार के आविष्कारक हैं इस 4 ऑप्शन के अनुसार से। जैसे अलग अलग सेशन से 1830 में जिनका नाम आया है वांट हफ है, तो उसमें नाम ही नहीं दिया है। उसके बाद वाले का नाम टेलर एंड यंग दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश। देखो, कोई भी आवेशित चालक होता है ना,
उसका संपूर्ण आवेश जो होता है इसके लेयर में, परत में अंदर नहीं होता, आंतरिक पृष्ठ में नहीं होता, अंदर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका जो संपूर्ण आवेश होता है ये उसके सतह पर होता है, ये उसके सतह पे होता है। तो आप 4 ऑप्शन में ये सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, बाहरी पृष्ठ यानी सतह पे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश की जो तरंग होती है, अभी आपको बताया गया है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग है जो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत गति करती हैं, ठीक है, और इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश का जो तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर बीम सदा। अब देखो लेजर बीम सदा क्या होती है। अभिसारी बीम, अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट बीम, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट बीम। तो आप बताओगे कि लेजर जो बीम होती है ना, यह एक डाइवर्जेंट बीम होती है, ठीक ना, और एक लाइट का नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। अपसारी बीम किसी भी लाइट का एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो भी हम टॉर्च लाइट यूज करते हैं उसका जो बीम होता है डाइवर्जेंट बीम के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि लेजर हमेशा अपसारी बीम होता है। तड़ित चालक के आविष्कार कौन थे। तड़ित चालक का आविष्कार ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर हो ही नहीं सकता, आइंस्टीन तो आपको फेमस से पता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन होंगे। अगला क्वेश्चन है दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलाम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है, कूलाम का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। लाइट ईयर बड़े बड़े ग्रहों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। परमाणु अभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था। परमाणु अभाज्य है मतलब परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ये किसने प्रस्तावित किया था, डाल्टन, वर्जिलियन, रदरफोर्ड, अवगैद्रो, यानी डाल्टन ने दिए थे। परमाणु अविभाज्य कण है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, जो आगे चल के गलत हो गया। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होती है। देखो जब ताप निश्चित होता है दो चीजें होती है, एक तो चार्ल्स का नियम होता है और एक बायल का नियम होता है। तो बायल का नियम में ताप निश्चित होता है, बायल के नियम में ताप निश्चित होता है, और वहीं जब चार्ल्स के नियम की बात की जाएगी तो दाब स्थिर हो जाएगा। जब स्थिर दाब की बात की जाएगी, स्थिर दाब की बात की जाएगी, स्थिर दाब की बात की जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ल्स का नियम होगा। कौन सा नियम होगा, चार्ल्स का नियम होगा। स्थिर दाब की बात होगी तो कौन सा नियम होगा, चार्ल्स का नियम होगा। और स्थिर ताप पे किसकी बात होगी, बायल्स का नियम की बात होगी। अगला क्वेश्चन से देखिए सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। तो देखो सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ, हाइड्रोजन से मिलकर बना है। बाकी 28% भाग, देखो हाइड्रोजन 70% है, हीलियम 28% है, और बाकी अदर है। बाकी क्या है, अदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी। देखो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण जैसे ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको डोनर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वहाँ पे वह ऑक्सीजन को लेगा, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक ना। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे कम होगा तो धनात्मक समूह में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो रहा है, माइनस दे रहा है तो प्लस में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण ये आपका उपरोक्त सभी आंसर होगा, उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो होता है ये सेल्यूलोज में होता है। किस में होता है,
सेल्यूलोज में होता है। सेल्यूलोज एक्चुअली क्या होता है, पौधों को कोशिका की दीवार का मुख्य घटक होता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके कोशिका की दीवार का, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके कोशिका की दीवार का मुख्य घटक होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, सेल्यूलोज है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक का नाम ही है उत्प्रेरक। दो चीज होता है, एक उत्प्रेरक होता है, एक मंदक होता है। तो उत्प्रेरक मतलब बढ़ाना, उत्प्रेरणा यानी इस क्या करता है, बढ़ाता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, यूरिया था। क्या था, यूरिया था, यूरिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, यूरिया। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, कार्बामाइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CH4N2O, CH4N2O, कार्बामाइड, कार्बामाइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये इस पे चलिए एक क्वेश्चन और होगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैंडिस के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरी कैंडिस। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरी कैंडिस, हेनरी कैंडिस के द्वारा की गई थी। यही अगर बात ऑक्सीजन का पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ऑक्सीजन की खोज के लिए भी ऑप्शन दिया है प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले, जे प्रिस्टले, यानी प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन की खोज कैंडिस, कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो नाम से आप सर्च कर सकते हो, रदरफोर्ड, उसमें जाएंगे नहीं। रोएंटगन, आइंस्टीन की जरूरत नहीं, हेनरी बेकरेल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, हेनरी बेकरेल ने। अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण लाल तप्त कोक, रेड कोक, लाल तप्त कोक से जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर गैस मिलता है। क्या मिलता है, वाटर गैस मिलता है। और यहीं अगर ये पहले एक बार देख लें, ये वाटर गैस हो गया, ये वाटर गैस हो गया। और इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को N2 से, ठीक ना, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को N2 से लाल तप्त की उपस्थिति में, लाल तप्त कोक की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराया जाए तो क्या मिलता है, प्रोड्यूसर गैस मिलता है। क्या मिलता है, प्रोड्यूसर गैस मिलता है, जो उद्यमी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के अनुसार से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मैच किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, जल गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार की परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। देखो, एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु की बात किया है, तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व से मिलेगा। नेचुरल जो एलिमेंट होते हैं उसी में एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो परमाणु को समस्थानी कहा जाता है। समस्थानी का मतलब क्या हुआ, समस्थान, जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या भिन्न होंगे। तो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक होता है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। संभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया था भाई, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन देखिए, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन। डाल्टन ने दिए थे,
पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत। सबसे पहले यही बताया था कि पदार्थ में परमाणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। डाल्टन से ही शुरू हुआ था, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद ये सब लोग आए, अपना उस इनमें कमी निकालते गए, अपना मॉडिफाई करते गए, फिर अगला आया, फिर उसमें कमी निकाला, ऐसे चलता गया। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो भाई सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है। बहुत फेमस है, आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल लैब में, कि सोडियम धातु, क्योंकि ये अगर इसको आप हवा में रखोगे ना, तो हवा में ऑक्साइड, हाइड्राइड और कार्बोनेट गैस के रूप में बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रिएक्शन करके वो संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? भाई सोडियम खतरनाक तत्व है, इसको खुला रखेंगे तो ये ऑक्सीडेट होता रहेगा और ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और जब इसको पानी में डाल दोगे, जैसे पानी में आग लगाते हैं लोग, तो पानी में आग लगाने के लिए इसी सोडियम टुकड़े का यूज किया जाता है। तो जब सोडियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो तैरते हुए जलने लगेगा, तैरते हुए जलने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भाई सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ है, तत्व है, वह है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है। धनायन कब बनेगा? धनायन तब बनेगा जब आपके ऊपर, धनायन कब बनेगा? जब आप इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। धनायन कब बनेगा? जब आप इलेक्ट्रॉन को खो रहे हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोएगा, इलेक्ट्रॉन को जब देगा, तो जैसे ए और बी है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर प्लस लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस लगेगा। प्लस वाला के पास ज़्यादा था, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इसको दे रहा है। ऐसे समझ लो कि देने वाला के पास ज़्यादा है, लेने वाला कर्जदार है, तो इसके ऊपर माइनस लगता है। चाहे जैसे समझ लो, धनायन तब बनता है जब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है, यानी त्याग करता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के किनारे चारों ओर दृष्ट होती है, कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये विचार इसे चारों ऑप्शन से ही छांट लीजिए ना। एक तो जे थॉमसन है, तो ये परमाणु मॉडल सिद्धांत दिए थे। दूसरा आइंस्टीन है, आइंस्टीन की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फैराडे उस भी इलेक्ट्रिक में है। यानी चौथा ऑप्शन आपका होगा वांट हाफ और लेवल। वांट हाफ और लेवल ने ये कंसेप्ट दिया कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के रूप में होती है। चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के रूप में होती है। ठीक है, और कार्बन उसके सेंटर में होता है, कार्बन उसके सेंटर में होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? भाई रेडियो सक्रियता क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं ही ऊर्जा निकालता है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का एक ऐसा गुण है कि वह उस ऐसा पदार्थ जिसमें खुद से ही ऊर्जा निकलता रहता है, उस क्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, इसमें अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनिकारी विकिरण को रूप में ऊर्जा फेंकता रहता है। ठीक है, तो ये नाभिक से आयनिकारी विकिरण को ऊर्जा के रूप में निकालते रहता है। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का नहीं, प्रोटॉन का नहीं, न्यूट्रॉन का नहीं, नाभिक का। ठीक है, नाभिक से आयनिकारी विकिरण को निकालते रहता है, आयनिकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा को निकालते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल एसिड, एसिड वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है और OH आयन देता है। ठीक है, तो आप ऐसे देखो कि अम्ल क्या है? दो चीज होता है, एक एसिड और एक बेस होता है। एसिड H आयन और बेस क्या होता है? OH आयन। ठीक है,
H आयन मतलब कि प्रोटॉन दे रहा है। H आयन का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है ना। और अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। तो अभी आपने पढ़ा था परमाणु संरचना का मॉडल, इसके पहले भी ऑप्शन था नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल तो इसमें आएंगे नहीं, फैराडे इसमें भी नहीं आएंगे, वोल्टा भी नहीं आएंगे, बोहर और रदरफोर्ड ने, ये बोहर, रदरफोर्ड और जे थॉमसन ये परमाणु संरचना का मॉडल दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु क्या है। तो भाई चाकू से क्या क्या काट सकते हैं, तांबा तो काट नहीं सकते हैं, लोहा काट नहीं सकते हैं, शीशा काट नहीं सकते हैं, सोडियम को काट लेते हैं। सोडियम जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है उसको आप चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो हम लोग आवर्त सारणी देखते हैं, तो आवर्त सारणी में तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो होता है वह डॉबरिन दिए थे। डॉबरिन का त्रिक सिद्धांत आया था। डॉबरिन का त्रिक, डॉबराइन का इंग्लिश हिंदी में डॉबराइन कहते हैं, डॉबराइन का त्रिक सिद्धांत आया था, जो द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के आधार पे तीन तीन एलिमेंट को एक साथ रख के और उसको एडजस्ट किया गया था। तो सबसे पहला वर्गीकरण यानी शुरुआती आवर्त सारणी का किसने किया था, डॉबराइन ने किया था, डॉबराइनर। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल के ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो आप देखो, जल के ऊष्मा प्रदान करते हैं कोयला, ज्वालक, ऊष्मादायक ईंधन। ईंधन है, ईंधन जल के ऊष्मा प्रदान करता है, ईंधन जल के ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत, अच्छा जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत ये होता है कि एक साइंटिस्ट थे जॉन जैकब बेrzelius, ठीक ना। ये ऑप्शन तो पहला सही है। इनकी कहानी ये थी कि बेrzelius ने ये कहा था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी जीवित प्राणी के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही होता है। इन्होंने ये बताया था कि जो जितने भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीवित जीवों में ईश्वर के द्वारा ही होता है। आप ऐसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के इन्होंने ये कहा कि इसको प्रयोगशाला से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आगे चल के इनका जो सिद्धांत है वो फेल हो गया। बोहलर ने यूरिया का संश्लेषण करके इस सिद्धांत को फेल कर दिया, ठीक है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक के रूप में सबसे पहला संश्लेषित करके क्या बनाया गया था, तो यूरिया बनाया गया था। तो ये जीवन शक्ति के सिद्धांत यही कहते हैं कि बेrzelius ने ये बताया था कि कार्बनिक यौगिक को किसी जीवित जीव में ईश्वर द्वारा ही बनाया जा सकता है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इस बात की पुष्टि आगे चल के फेल हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। और इस टॉप 100 क्वेश्चंस में से केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन थे। इसके पहला जो पार्ट है मैथमेटिक्स के जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।